हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। ओके, सो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो अपना ओवर कर लिया था। अब हम आते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, विच इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने से पहले हमारे पास है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि आज की क्लास हम बेसिकली इसी की लेने वाले हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बच्चा बहुत ज्यादा बेसिस है अकाउंट्स का, क्योंकि आप यही नहीं कह सकते कि आपकी 11th क्लास का बेस है, या आप जब आप लोग आगे ग्रेजुएशन लेवल पे सीए करोगे तो भी यही प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं। इवन जो लोग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वो लोग भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स बनाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? अरे स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं है भाई, स्कूल वाली प्रिंसिपल ने जो प्रिंसिपल बनाए ना, जो डायरी में लिखे रहते हैं आपके रूल्स रेगुलेशन, वो वाले प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम बात करें स्कूलिंग की, मतलब जब से स्कूलिंग स्टार्ट हुआ था, गुरुकुल होता था, तो भी कुछ एजम्पशंस ऐसी होती थी बच्चा की जो पहले से ही होती थी। दैट मीन्स कि जब बच्चे गुरुकुल में जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, टीचर्स स्कूल्स में जाएंगे, तो दे शुड बी इन प्रॉपर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में होना है, ऐसे ये नहीं हरकतें करनी है उल्टी सीधी, है ना। और इसके अलावा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। एक टाइम पीरियड होने के बाद टीचर्स उनका एग्जाम्स भी लेते थे, मतलब किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में है तो उनके, जैसे आज हमारे यूटीज होते हैं तो उनके भी होते थे। तो दैट मीन्स जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो कुछ एजम्पशंस के साथ ही स्टार्ट होती है कि ये काम तो होना ही चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे बदलाव में आती हैं, जैसे कि अगर हम स्कूलिंग की बात कर रहे थे तो अब पर्टिकुलर टाइमली आपके यूटीज हो जाते हैं, टर्मिनल्स हो जाते हैं, फिर प्रॉपर पीटीएम्स भी अरेंज होती हैं, पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है ना। तो यानी कि धीरे धीरे चीजों में बदलाव आता है, और ये बदलाव जो है चेंजमेंट के साथ भी आता है। मतलब कि जैसे अब कुछ टाइम में कोरोना आया था तो पीटीएम्स नहीं हो रही थी, एग्जाम्स भी अपने उस हिसाब से हो रहे थे जो कि हम लोगों के लिए नॉर्मल था, मतलब सारा सराउंडिंग्स को देखते हुए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइमली बदलाव आता रहता है। तो सेम एज हियर इन द अकाउंट्स, अकाउंट्स में भी हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स होते हैं बच्चा, जिन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? वही बेसिक एजम्पशंस होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जो कि जब बिजनेस शुरू होता है, यानी कि जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ और हमने उन एजम्पशन को मानते हुए अपने बिजनेस को शुरू किया, अपने अकाउंट्स को बनाना शुरू किया, तो दे आर कॉल्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। So what is your accounting concepts? They are the basic assumptions within which accounting operates. बेसिक एजम्पशंस है बच्चा। बेसिक एजम्पशंस मतलब कि वो एजम्पशन जो कि हम मान के ही चलते हैं कि ऐसा होना ही है। जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें डिसिप्लिन में रहना ही है, हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी ही है। तो ये बेसिक एजम्पशंस थी। तो सेम ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ एजम्पशंस हैं जिनको जब हमने अकाउंट्स करना शुरू किया तो हम मान के चले कि ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी हम उनके बारे में और पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यही बता रही हूँ कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है क्या। ऐसे ही हमारे पास होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी हमारा होता है बच्चा वो प्रिंसिपल्स दैट्स बीइंग followed by the enterprises over a period of time. Means समय आगे बढ़ता रहा, हम अपनी अकाउंट्स की प्रोसेस करते रहे,
तो उस बदलते समय के साथ जो हमारी एजम्पशंस में चेंज आया, जो नए प्रिंसिपल्स हमारे बने, एप्लीकेबल हुए, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, सो प्रिंसिपल फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के बदलाव के साथ जो चेंजमेंट आए अकाउंटिंग एजम्पशंस में, वो हमारे प्रिंसिपल्स कहलाए, और वही हमारी क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और हमें, जैसे हमने कहा था कि समय के बदलाव के साथ इनमें भी चेंजमेंट आता रहता है, तो यानी कि यहाँ पे जो चेंजमेंट है, इट कैन बी, अगर अभी भी हमने कोई प्रिंसिपल बनाया हुआ है, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, समय की जो टाइम जो है वो कुछ और डिमांड कर रहा है, तो हम फिर से उन कन्वेंशंस में चेंज कर सकते हैं, उन प्रिंसिपल्स में चेंज कर सकते हैं। सो दे कैन बी चेंज टाइमली। ठीक है, सो चेंजमेंट कैन बी देयर। अब बात आती है, अब हमारा टॉपिक तो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस तो नहीं है। सो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स और द गाइडलाइंस। वो रूल्स और वो गाइडलाइंस है, जैसे हमारे बेसिकली डायरीज में भी आगे लिखा होता है ना कि आपको ये टाइम है स्कूल का, इसके अंदर ही एंटर करना है, उसके बाद आप एंटर नहीं कर सकते। तो दे आर द बेसिक गाइडलाइंस कि हाँ भी आपको कैसे कैसे, आपको कैसा बिहेवियर, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट रखना है स्कूल में। तो सेम एज अकाउंटिंग में भी हमारे लिए होता है कि हमें क्या, जो गाइडलाइंस होती है हमारी, कि हमें कौन से रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने अकाउंट्स क्रिएट करने, दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स। तो अगर प्रिंसिपल्स कहा जाए तो कंसेप्ट और कन्वेंशन का जो कॉमन है, मतलब कि जो समेशन है, वही तो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। यानी कि हम बेसिक एजम्पशंस को भी लेके चल रहे हैं, और जो टाइम पीरियड यानी कि बदलाव के साथ और नए प्रिंसिपल्स आए हैं, हम उनको भी लेके चल रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किससे बन के आए हैं? इन्हीं से बन के आए हैं, हमारे कंसेप्ट्स और हमारे कन्वेंशन से। सो इन्हीं को जब हम प्रिंसिपल्स को कैटेगराइज करते हैं, तो ही हमारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशन आते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई थिंक मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, सो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस आप लोगों को क्लियर हो चुका है, अब हम सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सो व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? So what are the accounting principles? They are the guidelines or rules adopted यूनिवर्सली। यूनिवर्सली बेटा होता है कि आप सिर्फ यहाँ इंडिया में ही नहीं, कहीं पे भी पूरे यूनिवर्स में वो एप्लीकेबल है, तो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सली। मींस जो बाहर की कंट्रीज है, जब हम उनके साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, तो भी वही गाइडलाइंस फॉलो होंगे, वही प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, these rules are also called GAAP. GAAP. So what does it mean? GAAP? Generally accepted accounting principle. So accounting principle क्या है? Accounting principle are the guidelines or rules which are adopted universally for recording financial transactions. क्योंकि हम अकाउंटिंग की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती है ना। सो अब प्रिंसिपल्स क्या है
कि उनको रिकॉर्ड कैसे करना है, वो गाइडलाइंस और वो रूल्स हमें बताएंगे कि हमें कैसे कैसे फॉलो करना है, और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, गैप। सो गैप, व्हाट इज गैप? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर? सो गैप इज अ ब्रॉड लेवल टर्म हो गया किसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही। जनरली एक्सेप्टेड मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यही नहीं हर एक कंट्री में यही प्रिंसिपल्स फॉलो। क्लियर? सो दीज आर योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब क्वेश्चन आता है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें नीड क्या है, हमें क्या जरूरत है कि हम इनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। भाई कैलकुलेशंस तो हम पहले भी कर रहे थे, हिसाब किताब तो हम रख ही रहे थे। सो व्हाट्स द नीड ऑफ दीज, क्या जरूरत है हमें इसकी? सो अगर हम नीड की बात करें तो सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दैट मीन्स अगर मुझे अपना बिजनेस कहीं और लेके जाना है, मुझे अपना प्रोडक्ट कहीं और बेचना है, अब बेच तो दिया, ठीक है, प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन जब मैं अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वही मेथड मैं फॉलो कर रही हूँ जो वहां का मेथड है, तो मेरे लिए कंपैरिजन करना, ये सारी चीजें करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब मैं एक सीमित दायरे में नहीं हूं, मेरे लिए कोई लिमिट्स नहीं है, मैं कहीं पे भी अपने अकाउंट्स को शो कर सकती हूँ। सेकेंड वन इज रिलायबल। जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो रिलायबल हैं, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, सो दे आर रिलायबल, मतलब जो हमारे यूजर्स हैं अगर वो देखना चाहें, वो कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो वो उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ, हमने पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। सो अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाए हैं, सो दे आर रिलायबल। Reliable for the users, for the outsiders and for the internals too. Next one is consistent. कंसिस्टेंट होता है बच्चा कि जो काम हम कर रहे हैं वैसा ही काम हम करते आ रहे हैं, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी है, यानी कि जैसा काम मैंने यहाँ पे किया तो दूसरे ने भी वैसा ही काम किया, तो क्या होगा कि इससे कंपैरिजन आसान हो जाएगा। लाइक अगर मैं क्लास में बात कर रही हूँ या हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने, बच्चों ने पेपर दिया है, तो चाहे वो स्कूल का था या वो किसी और स्कूल का बच्चा था, हम तो परसेंटेज पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देके आए हो, इट डजंट मैटर आपके स्कूल वालों ने एग्जाम तैयार नहीं किया था जो आप ये कह दो कि भी हार्ड था, ऐसा था, इसके स्कूल वालों ने इजी बनाया था इसलिए उसकी परसेंटेज ज्यादा अच्छी आई है। नहीं, ये तो यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल तो नहीं था, मतलब पूरा जितना भी हमारा दिल्ली बोर्ड था उन सबके लिए सेम था, तो जब सेम एप्लीकेबल था तो हमारे लिए वो क्या था? कंसिस्टेंट था। अब कंसिस्टेंट अगर कोई चीज होती है तो हमारे लिए क्या आसान हो जाता है? कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। क्लियर? सो अगर मैं कहूं कि क्या नीड है, सो इट्स अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि सब लोग उसी अकॉर्डिंग, उसी प्रिंसिपल को ही बेस मानते हुए अपना काम कर रहे हैं। और जब कंसिस्टेंट होती है कोई चीज तो ऑब्वियसली है कि कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाता है, कि हम आराम से देख सकते हैं कि हाँ भाई, मेरी इंडिया में कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही हैं या दूसरी फॉरेन कंट्रीज की कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही हैं। तो वो कहाँ से पता चलता है? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही तो चलता है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब हमारा प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका, गाइडलाइंस जब सबकी सेम होगी तभी तो कंपैरिजन होगा। क्लियर? सो दिस इज द नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आता है बच्चा बात कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो बता दिया कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, दे आर द सम ऑफ द कंसेप्ट, जो भी हमारे कंसेप्ट थे और जो भी हमारी कन्वेंशंस थी उन सबको मिला के जो हमारा था, ये हमारा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का हमने बता भी दिया कि जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, और हमने ये भी बता दिया कि इनकी नीड क्या है। क्लियर? तो अब बात आती है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो कंसेप्ट्स हैं, वो क्या है, तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी हैव योर अकाउंटिंग assumptions, क्योंकि जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं
तो वो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं? दे आर द बेसिक एजम्पशंस। यानी कि जब भी हम अकाउंट्स बनाना शुरू कर रहे हैं तो वो ऐसी एजम्पशंस हैं जो कि हम पहले से ही तय करके चलते हैं कि ऐसा तो होगा ही। अब सबसे पहली एजम्पशंस है हमारी गोइंग कंसर्न एजम्पशन। So these are your fundamental assumptions। बच्चा फंडामेंटल assumptions जो है हमारी 3 ही है, ज्यादा नहीं है। जिसमें से सबसे पहली assumption है हमारी going concern assumption। Whenever we start the business बच्चा, हम कभी भी ये नहीं सोचते 2 साल करूंगी फिर छोड़ देंगे, नहीं 5 साल फिर आगे नहीं करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो देखेंगे, नहीं करेंगे। नहीं, whenever we start the business we don't think about the time period कि यार इतना करना है, इतना नहीं करना। हम एक लॉन्ग रन वे में सोचते हैं कि नहीं यार शुरू कर रहे हैं, चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा। इवन यही नहीं कि मैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे आगे तक ये बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उसको प्रोग्रेस करवाएंगे, है ना। तो यानी कि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी टाइम पीरियड सोच के नहीं करते। हम क्या सोच के करते हैं कि ये फोर्सिनेबल होगा, दैट मीन्स फोर्सिबल होगा, यानी कि जब तक फ्यूचर नजर आता रहेगा हम लोग करते रहेंगे। लाइक पहले का टाइम था, हम लोगों को जब हम लोग आप स्कूलों में ही थे तो हम लोगों को कहते थे 2000 में ना भैया धरती तो जाने वाली है, कोई नहीं बचेगा और सब कुछ खत्म होने वाला है। तब भी लोगों ने बिजनेस बंद किया था क्या? नहीं किया था। तब भी वो सोच के चल रहे थे कि नहीं बिजनेस तो चलेगा, अकाउंट्स तो चलेगा, तो अगर किसी को एडवांस देना तो दे दो, ये तो सब कहावतें, ये सब बेकार की बात है। इवन फिर उसके बाद आया 2000 के बाद, निकल गए, मिलेनियम ईयर आ गया था। फिर सब लोगों ने कहा जब यार 2020 आएगा ना तब तो बिल्कुल अब कुछ नहीं चलने वाला, बिल्कुल नष्ट होने वाला है। और ये बात सच में प्रूफ भी हुई। कोरोना आया और सच में ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ऐसा लगता नहीं था कि कुछ बचेगा, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट फिर भी लोग अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे थे, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी चल रही थी, अकाउंटिंग्स भी चल रहे थे। मतलब जो भी बिजनेस शुरू कर रहा था, अकाउंट्स क्रिएट कर रहा था, वो ये सोच के नहीं करेगा कि हाँ भाई नहीं 2 साल कोरोना नहीं, अब तो खत्म है, कुछ नहीं, मैं तो लीव कर रहा हूँ। नहीं, वो क्या कर रहे थे, जब तक उन्हें फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई तो दे रहा है यार, अभी आगे, अभी अंधेरा है, अभी उजाला भी आएगा। कहते हैं ना टनल आता है, फिर टनल के बाद धीरे धीरे अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। तो वही चीज 2020 में भी हम लोगों के साथ थी। तो लोग तब भी कर रहे थे, अकाउंट तब भी क्रिएट हो रहा था, हम लोग आपको तब भी पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे थे। ऐसा तो नहीं था हम लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दी थी और हमने कहा था नहीं 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 10th तो छोड़ो, अब जो बच्चा यहाँ तक है वो यहीं तक है, उसके बाद 2 साल बाद जब कोरोना चला जाएगा या जब भी जाएगा हम लोग फिर से शुरू करेंगे। नहीं, हमने ऐसा तो नहीं सोचा था ना। हम लोगों ने ये सोचा था कि नहीं, एक लॉन्ग रन टाइम है, चलता जाएगा, कोई नहीं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं फिर भी। ऐसे ही अकाउंट्स में भी, बिजनेस में भी लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लॉस आ रहा है, हम सफर कर रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि मैं अपने बिजनेस को रन करवा सकता हूँ, जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती कि यार बहुत ज्यादा है, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मैं अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर सकता, तभी हम ये सारी चीजें छोड़ते हैं। अदरवाइज हम यही सोच के चलते हैं कि नहीं अभी ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में है, लेकिन लॉन्ग रन टाइम में देख रहा हूँ, मुझे आगे चलना है और अपने बिजनेस को चलाते हुए लेके जाना है। तो जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं इसी पर्पस के साथ बनाते हैं। सो दिस इज योर गोइंग कंसर्न एजम्पशन, यानी कि हमारी एजम्पशन है कि हम बिजनेस चलाते रहेंगे। सो ये एजम्पशंस क्या एज्यूम करती है? एज्यूम दैट बिजनेस will continue for a foreseeable future, कि जब तक मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है तब तक हम बिजनेस चलाते जाएंगे। There is no intention
टू क्लोज। हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती है कि हम इसको बंद कर दें अपने बिजनेस को। हम यही सोच के चलते हैं कि नहीं यार, बिजनेस तो करना है तो बिजनेस को चलाते रहना है। और इवन जब हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं तो हम दो टाइप के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो हम लोग कहते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो हमें लॉन्ग रन टाइम में फायदा देंगे, यानी कि मैंने कोई लैंड खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर्स जो कि समटाइम्स नॉन रिकरिंग नेचर्स के हमेशा नहीं होते हैं और मुझे लॉन्ग टाइम का बेनिफिशियल देके जाएंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हम लोग कहते हैं कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो होते रहते हैं और जो हमारी सेल्स को प्रमोट करेंगे बेसिकली, और जो शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे हो जाते हैं, यानी कि जैसे मैंने रेंट पेड किया है ना, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी रेवेन्यू। तो ये हम क्यों सोच के चल रहे हैं कि यार बिजनेस लंबा चलेगा, लैंड है, तो ये हम इसी एजम्पशन के बेस पे ही तो कहते हैं बच्चा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये मेरे रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। सेम एज लाइक जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की ये आपकी एसेट साइड होती है, और एसेट साइड में जब आप लोग अपनी कोई एसेट दिखाते हो, लाइक आप मशीनरी दिखा रहे हो, और मशीनरी आपने दिखाया कि आपने एक मशीनरी खरीदी थी 10 लाख, क्लियर? तो आप क्या करते हो कि जब भी हम कोई मशीनरी खरीदते हैं या कोई भी ऐसी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं जिसका हमें ये पता है कि उसकी वैल्यू में रिडक्शन आएगा या वो 10 साल तक चलेगी, उसके बाद वो नहीं बचेगी, उसके बाद मुझे नई खरीदनी पड़ेगी, है ना। या जैसे बिल्डिंग्स की भी अब हम लोग बात करें तो टूट फूट होती रहेगी, रिपेयरिंग वगैरह करवाना पड़ेगा, तो मतलब वो वैल्यू नहीं रहेगी जो वैल्यू आज के टाइम। सो सेम लाइक अगर मैं मशीनरी की बात करूं तो जब मैंने उसे परचेज किया तो मैंने उसे 10 लाख में परचेज किया, और मुझे पता है कि ये 10 साल चलेगी, मतलब मोस्ट एक अप्रोप्रिएट हम टाइम लगा देते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम कि 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद यार ये मशीनरी नई खरीदनी पड़ेगी, ये काम नहीं देगी। तो हम क्या करते हैं कि 10 साल बाद 10 लाख, यानी कि वो 10 लाख में 10 साल बाद कहाँ लाऊंगी, तो मैं क्या करती हूँ, एक अलग से अकाउंट क्रिएट करते हैं, गुल्लक बना ली, और हर साल अपने प्रॉफिट के हिस्से में से उसमें एक पैसा डालते चले जाते हैं कि यार मैं इसमें सेविंग कर लूं। किस नाम से? मैं उस मशीनरी के नाम से सेविंग कर रही हूं कि जब 10 साल बाद मेरे पास वो मशीनरी खत्म हो जाएगी तो मेरे पास उस गुल्लक में पैसे होंगे, और उन पैसों की हेल्प से मैं फिर से नई मशीनरी खरीद लूं। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो पर ईयर प्रॉफिट हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जो लाइफ है, मैं यानी कि मेरा जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो सेम चलता रहेगा बिना किसी और ऑब्स्टेकल्स के। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी पैसा जोड़ के रखा, ठीक। सो यही पैसा जो जुड़ता है ये किस नाम से जोड़ते हैं हम लोग? डेप्रीशिएशन। सो डेप्रीशिएशन अगर हम कहें तो डेप्रीशिएशन होता क्या है? डेप्रीशिएशन मीन्स होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। मैंने कहा कि ये 10 लाख की मेरी मशीनरी है, और मैंने ये भी कहा कि ये 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद नहीं चल पाएगी। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो दैट मीन्स मुझे हर साल 1 लाख रुपए बचा के रखना है, ताकि 10 साल के बाद 10 लाख मेरे पास फिर से आ जाए एक नई मशीनरी खरीदने के लिए। तो ये जो अमाउंट 1 लाख मैं जोड़ रही हूं और इसमें से डिडक्ट करूंगी तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन हम डिडक्ट करके इसलिए दिखाते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड में डिडक्ट करके दिखाते हैं बच्चा, ताकि मुझे एक फेयर वैल्यू पता चल सके कि 10 लाख की तो मैंने इसे तब खरीदा था, मान लो मैंने इसे 2021 में खरीदा था, अब 2022 तक आते आते इसकी कीमत 10 लाख नहीं है, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 9 लाख। फिर ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में फिर से 1 लाख कम हो जाएगी, 8 लाख, फिर 7 लाख, फिर 6 लाख, यानी कि जो भी आगे के पीरियड्स होंगे मेरे, उसमें मैं उस अमाउंट को डिडक्ट करती जाऊंगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वैल्यू बिल्कुल निल हो जाएगी, क्लियर। लेकिन मेरे पास एक अमाउंट 10 लाख की ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होगी, जिसे मैं किस नाम से? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के नाम से कलेक्ट करती जा रही हूँ, ठीक है। प्रोविजन क्रिएट कर रही हूँ, एक गुल्लक बनाई है जिसमें वो पैसा जुड़ता जा रहा है। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ कि 10 साल चलेगा? ये किस बेस पे कर रही हूँ? गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे मान के चल रही हूँ 10 साल में यही हूँ, कहीं नहीं जा रही, मेरी मशीनरी भी यही है, नई खरीदेंगे और उसके लिए पैसा भी जोड़ रहे हैं, क्लियर। सो
जितने ही अकाउंटिंग हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितने हम अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, एसेट्स, डेप्रिसिएशन, ये किस एजम्पशन पे बेस है? गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस चलता रहता है, कुछ सालों के लिए नहीं है, बहुत आगे सालों तक के लिए लेके जाने वाले हम अपने बिजनेस को। ओके ओके, तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एजम्पशन पे। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारी कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, अभी हमने जिक्र छेड़ा था बच्चा कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब हम एक ही मेथड यूज कर रहे हैं, चेंजमेंट नहीं है, तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। यानी कि बदलाव नहीं है, सेम चीज है, तो वही मेरी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंसी। सो नेक्स्ट assumption is consistency. अब कंसिस्टेंसी क्या बताती है? It prescribes that accounting practice and principles applied should be consistent ईयर आफ्टर ईयर। सालों सालों तक एक ही रूल, एक ही चीज अडॉप्ट करनी है, तो वहां पे कंसिस्टेंसी होती है। अब कंसिस्टेंसी हमारे लिए क्या करती है? हमारे लिए कंपैरिजन आसान बना देती है। हम चीजों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को। कैसे मैम? कंसिस्टेंसी, बेटर अंडरस्टैंड, ये सब कैसे कर पाएगी? कंसिस्टेंसी होती है बच्चा कि जब मैं चीजों को ये कह रही हूँ कि आप सेम चीज अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि हमने डेप्रिसिएशन लगाया, क्लियर? तो डेप्रिसिएशन मैंने कहा कि हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही लगाते जाओ, है ना? अब अगर दूसरी कंपनी भी वही काम कर रही है, या दूसरी कंपनी नहीं, मैं अपना लास्ट ईयर का या मेरा और कोई बिजनेस चल रहा है, मैं वही देख रही हूँ, वहां पे भी मैं सेम प्रोसीजर करती हूँ कि मैं जितना उसका एक्सपेक्टेड लाइफ मानती हूँ, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करती हूँ, उतना ही अमाउंट जो है मैं हर साल डिडक्ट करती जाती हूँ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से उस गुल्लक में जोड़ती जाती हूँ, ठीक? तो वहां पे क्या हो रहा है? मतलब जो प्रोसीजर, जो प्रिंसिपल मैं फॉलो कर रही हूँ, जो टेक्निक मैं फॉलो कर रही हूँ, वो सेम है दोनों में। तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगी बेटरली कि हाँ भाई अच्छा ये चल रहा है, प्रॉफिट इसलिए कम आ रहा है, और कंपैरिजन भी इजीली हो जाएगा। क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का तो ये एक तरीका मैंने बताया, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि स्ट्रेट है, यानी कि एक ही अमाउंट हर साल डिडक्ट होता जाता है। एक और हमारे पास मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, विच इज कॉल्ड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। उसमें हमारा क्या होता है? उसमें मैं एक परसेंटेज रख देती हूँ कि यार हर साल ना मुझे 10% डेप्रिसिएशन चाहिए। मैं अमाउंट फिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी मशीनरी की जो भी वैल्यू इस साल है उसका 10% कैलकुलेट करो, वो मेरा डेप्रिसिएशन होगा। तो क्या हर साल मेरी मशीनरी की वैल्यू वही रहेगी? नहीं, हर साल चेंज हो रही थी, है ना? जैसे हम लोगों ने जब किया था, तो जब अपनी बैलेंस शीट को बनाया था, तो बैलेंस शीट में हमने दिखाया कि फर्स्ट ईयर मेरी बैलेंस शीट में जो मशीनरी है वो 10 लाख है। फिर मैंने दिखाया कि मैंने उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया 1 लाख। तो यानी कि अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बना रही हूँ 2021 की, तो यहाँ पे मेरे पास एंडिंग वैल्यू क्या आई? 9 लाख। अब अगर मैं नेक्स्ट ईयर पहुंचती हूँ, यानी कि 2022 में पहुंचती हूँ, तो मेरी मशीनरी अब कितने की है? मेरी मशीनरी अब है 9 लाख की, लेकिन डेप्रिसिएशन, अब मैंने कहा कि मैं डेप्रिसिएशन की टेक्निक चेंज कर रही हूँ। अब मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन जो है मैं कहूंगी कि 10% लगाना है, हर साल 1 लाख नहीं लगाना। तो यहाँ पे जब 10% कैलकुलेट हुआ तो 1 लाख हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर की अमाउंट पे 10% कैलकुलेट करूंगी तो क्या 1 लाख आएगा? नहीं,
कितना आएगा 90,000। तो दैट मीन्स अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,10,000। सेम जब मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगी तो 8,10,000 का 10%, यानी कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो पर ईयर चेंज हो रहा है। तो अगर मैं किसी और कंपनी से कंपैरिजन कर रही हूँ या कुछ और मैं अपनी विद इन द फॉर्म कर रही हूँ कि हाँ भाई एक मशीनरी ये है और एक मशीन वो है, लेकिन एक मशीनरी पे मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही हूँ और दूसरी मशीनरी पे मैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड फॉलो कर रही हूँ, या मैं पर ईयर चेंज कर रही हूँ। मैंने 22 तक मैंने कहा कि ठीक है ऐसे कर लो, फिर उसके बाद 23 में चेंज कर देते हैं, फिर उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कर देते हैं, तो क्या मैं बेटरली उसको अंडरस्टैंड कर पाऊंगी? नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार डेप्रिसिएशन अभी कुछ लगा था, अभी कुछ लग रहा है, अभी कैसे हो रहा है। तो वहां पे हमारे लिए कंपैरिजन और अंडरस्टैंड करना दोनों ही मुश्किल हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी मतलब जो भी हम रूल फॉलो कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए, हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाए। क्लियर? इसके अलावा हम यहाँ पे तो सिर्फ मशीनरी की बात कर रहे हैं ना बच्चा, हमारे पास स्टॉक, हमने इन्वेंट्री की बात किया था। इन्वेंट्री मतलब होता है गुड्स जो कि अनसोल्ड रह जाते हैं, यानी कि हमारे ऐसे स्टॉक वो अमाउंट होती है जो गुड्स यानी कि जो हमारा मटेरियल था उसके बाद अगर वो सोल्ड नहीं हुआ तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास उसकी वैल्यूएशन के भी अलग अलग मेथड होते हैं। इवन वो हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं, हम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन उसके मेथड होते हैं लीफो मेथड, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन, वेटेड एवरेज मेथड। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं एक साल लीफो मेथड अडॉप्ट कर रही हूँ, एक साल फीफो मेथड अडॉप्ट कर रही हूँ, मतलब दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से है, दोनों की अमाउंट्स भी अलग अलग आएगी। तो जब अमाउंट्स अलग आएगी तो मैं कैसे अंडरस्टैंड करूंगी, कैसे कंपेयर करूं, है ना? तो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी कि अगर मैं लीफो कर रही हूँ तो पर ईयर लीफो ही करती जाऊं, अगर मैं फीफो मेथड अडॉप्ट कर रही हूँ तो पर ईयर वही करूं। एटलीस्ट कम से कम कुछ सालों तक, 5 साल तक मैंने वही मेथड अडॉप्ट किया, या मुझे कंपेयर करना है 4 साल तक, मैंने अभी बिजनेस शुरू किया था, तो मतलब कुछ सालों तक हमारे पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है कि इट प्रिस्क्राइब दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स अप्लाइड शुड बी कंसिस्टेंट, कि जो भी हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर वो थोड़े कंसिस्टेंट होने चाहिए ताकि हमारे लिए कंपैरिजन और अंडरस्टैंडेबिलिटी इजी हो जाए। क्लियर? सो दिस वाज योर सेकंड assumption। फर्स्ट हमने क्या किया, गोइंग कंसर्न, एंड सेकंड इज योर कंसिस्टेंसी। अब आते हैं अपनी तीसरी assumption पे, क्योंकि 3 ही फंडामेंटल assumptions हैं हमारी। थर्ड है बच्चा आपका एक्यूरल assumptions। अब एक्यूरल assumption क्या कहता है? एक्यूरल assumption हमें प्रिस्क्राइब करता है that transactions are recorded when they are entered into, whether the amount is exchanged or not। एक्यूरल assumption बच्चा मुझे कहता है कि मैं ट्रांजेक्शन्स को तभी रिकॉर्ड करूंगी जब वो एंटर्ड हो चुकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ। मतलब कुछ नहीं समझ में आया मैम, क्या बताना चाह रहे हो? चलो थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। लाइक बच्चा मेरे पास कोई, मैंने बिजनेस शुरू किया था, जैसे अचार का ही बिजनेस स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग अचार की वो बनाते हैं अपनी बॉटल्स, ठीक। तो मुझे क्या आता है, मुझे एक पर्सन का कॉल आता है, ठीक है, और वो मुझे कहता है, कब आता है कॉल,
लाइक मुझे कॉल आया 1 फरवरी, ठीक है, और वो मुझे कहता है कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ मैम, मुझे 100 बॉटल्स जो है तैयार चाहिए, और वो मुझे कहता है कि मुझे आप 10 दिन में तैयार करके दे दीजिए, यानी कि 10 फरवरी को मैं आपसे ये बॉटल्स लेके चला जाऊंगा। ठीक, आप 10 फरवरी को वो आता भी है, बॉटल्स भी लेके चला जाता है, बट वो मेरा कॉमनली डीलर है, ठीक है। तो तब उसने मुझे पेमेंट नहीं किया और उसने मुझे बोला कि मैम मैं पेमेंट अभी आपको करता हूँ, और जो पेमेंट है वो मुझे 15 फेब को रिसीव होती है। अब इस डेट पे मुझे पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं किस डेट पे एंटर करूं कि यार मेरी ट्रांजेक्शन में 1 फरवरी की डेट डालूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तुम लोग करते हैं ना, अब रिकॉर्डिंग करते हैं तो डेट के साथ करते हैं, तो मैं कौन सी डेट प्रिस्क्राइब करूं, 1 फैब, 10 या 15? तो आप लोग कह सकते हो कि मैम पैसा तो 15 फरवरी को मिला है, 15 को ही रिकॉर्ड करना, क्योंकि जब पैसा आता है तभी तो बात होती है। अच्छा, पैसा तो 15 को आ रहा है, लेकिन मेरे अचार तो 10 फरवरी को ही चले गए ना, सामान तो चला गया। तो हम कहते हैं कि एंट्री हम तभी रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, यानी कि जब मेरी डीलिंग हो गई है, मैं उसी डेट पे ही उस चीजों को रिकॉर्ड करूंगी। जिस डेट पे मुझे कॉल आया है उस डेट का तो कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि सिर्फ वर्बल ही काम था, ना सामान आया ना कुछ और अमाउंट हुआ। लेकिन 10 फरवरी को मेरे गुड्स जो हैं वो ट्रांसफर हो गए, ठीक। तो जब गुड्स ट्रांसफर हो गए, वेदर द कैश एक्सचेंज और नोट, कैश आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कैश नहीं आया तो मैं उसको क्या कहती हूँ, आउटस्टैंडिंग। पढ़ा था ना हमने ये शब्द आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स काम तो हो गया बट अभी पैसा लेना बाकी है, ठीक। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, लेकिन मैं उसी नाम से रिकॉर्ड कर दूंगी कि हाँ, या मैं किस नाम से रिकॉर्ड करूंगी कि मेरी सेल तो हो गई, लेकिन कैसी हुई है, क्रेडिट सेल, है ना। तो क्रेडिट सेल के नाम से इस डेट पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और इस डेट पे फिर से ट्रांजैक्शन होगी, फिर से रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन क्या रिकॉर्डिंग होगी कि क्रेडिट सेल का जो कैश था वो मुझे रिसीव हो गया। क्लियर? तो रिकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो कब होगी, जिस डेट पर ट्रांजैक्शंस एंटर हो गई हैं, और ट्रांजैक्शंस कब, यानी कि जब गुड्स का एक्सचेंज हो गया है। तो जब गुड्स का एक्सचेंज हो जाता है तभी हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश से ज्यादा मतलब नहीं है। सेम अगर उल्टा होता, मैंने किसी से खरीदा होता, ठीक है, और मान लो मैं तो कह रही हूँ मैंने उल्टा किया होता, मैंने उसको एडवांस भी दे दिया, ठीक, मैंने उसको एडवांस दे दिया कि भैया ये ले पैसे, ठीक है, और मुझे ये अमाउंट चाहिए या मुझे आम चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो डीलिंग करूंगी ना, मुझे भी तो अचार बनाने हैं, तो मैंने आम वाले को पैसा भी एडवांस दे दिया और मैंने कहा आप 2 दिन बाद आम भिजवा देना। तो क्या मैं जिस डेट पे कैश दे के आई हूँ उस डेट पे रिकॉर्ड करूंगी, या मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, मैं तब रिकॉर्ड करूंगी जब वो सामान मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि जब पहले मैं पैसा दे के आई हूँ तो वो प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन ट्रांजैक्शंस कब रिकॉर्ड होगी, जब सामान आ जाएगा। क्लियर? सो एक्युरल अजम्पशंस क्या कहती है कि ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करना है व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, जब वो एंटर हो चुकी है, यानी कि गुड्स का एक्सचेंज हो चुका है। वेदर द अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट, अमाउंट से नहीं फर्क पड़ता, अमाउंट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हो सकती है। क्लियर? ओके बच्चा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो 3 हमारी फंडामेंटल अजम्पशंस थी, तीनों क्लियर हो गई आपको। फर्स्ट वन क्या था, गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा। सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी, कि हमें जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं वो ईयर टू ईयर करते जाएं, ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज एक्यूरल, मतलब जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन एंटर हो गई तभी रिकॉर्ड करना है, कैश से अमाउंट से ज्यादा मतलब नहीं होता। अब आती है बेटा हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अदर अकाउंटिंग। अब ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि समय के बदलाव के साथ साथ हमारे अकाउंट्स में शामिल होते गए।
गए, जुड़ते चले गए, क्योंकि एजम्पशंस वो थी जब हमने बिजनेस शुरू किया तब से थी ही हमारे पास, कंसेप्ट थे वो हमारे। अब कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वो नए प्रिंसिपल्स आ गए। अब इसमें है हमारा सबसे पहला अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। First one is your accounting entity or business entity. Principle. ये प्रिंसिपल मुझे क्या बताता है बच्चा? ये मुझे प्रेस्क्राइब करता है that entries be recorded in the books from the point of view of business, not the businessman. अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये होता क्या है अकाउंटिंग एंटिटी। बच्चा हमने शुरुआत में भी बात की थी एंटिटी होता क्या है। एंटिटी मतलब कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई भी ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कि जो भी कोई काम कर रहा है जिसका अपना एक अलग अस्तित्व होता है, वो हमारी एंटिटी है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, दे आर द सेपरेट एंटिटी, वो एक नहीं है। लाइक मैंने कहा था कि अगर मैं कोई बिजनेस, हम लोग अचार का ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे तो मैं उसको कोई नाम दूंगी, है ना। तो जब मैं उसको एक नाम दे रही हूँ तो दैट मीन्स वो मेरे लिए अलग हो गया, वो मेरे लिए अलग एंटिटी हो गई। जैसे रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस का अपना एक अलग अस्तित्व है। जब हम कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई उनके ऑनर को हुआ है, हम उस कंपनी का नाम बताते हैं कि रिलायंस के शेयर्स बढ़ गए, रिलायंस को प्रॉफिट हुआ, टाटा कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो ऑनर और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है। तो यही कंसेप्ट हमें ये बताता है। तो इट प्रिस्क्राइब दैट एंट्रीज बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। तो सेम जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं, तो जब हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो हम किसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करेंगे? बिजनेस के हिसाब से, ना कि बिजनेसमैन के हिसाब से। मैं ये नहीं देखूंगी कि हाँ मेरा क्या खर्चा है, मेरी क्या वो है, मैं ये देखूंगी कि ये मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना लोन लेके मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, सेम ऐसे ही मैंने कौन सी एसेट्स खरीदी। दैट मीन्स सारा काम चलेगा वो बिजनेस के नाम से चलेगा। इवन जो भी मेरे रजिस्टर्स रिकॉर्ड होंगे, अकाउंट्स क्रिएट होंगे, वो बिजनेस के नाम से होंगे, मेरे नाम से नहीं। क्लियर? तो दैट मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग चीज हैं। तो इसलिए हम ये भी तो कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि हाँ भी कैपिटल लगी है, तो हम क्या कहते हैं कि वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। और कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। बिजनेसमैन क्या है? एक एज्यूमिंग है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो कि दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एक पर्सन है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बिजनेस कहता है कि हाँ भाई, जो भी ऑनर से बात कर रहा है कि ठीक है आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया मेरे अंदर, सो आई विल रिफंड यू, मैं आपको वापस करूंगा, आई विल रिटर्न यू विद द मेकिंग ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा और आपका पैसा भी वापस करूंगा। क्लियर? सो इसलिए हम कहते हैं कि जो कैपिटल है वो लायबिलिटी है। किसके लिए लायबिलिटी है? बिजनेस के लिए। क्लियर? सेम ऐसे ही बिजनेसमैन अगर एडिशनल कैपिटल भी लगाता है, एडिशनल मतलब बीच में और पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो भी उसके लिए लायबिलिटी ही है। क्लियर? लेकिन अगर बिजनेसमैन कुछ पैसा निकाल ले, कुछ गुड्स निकाल ले, कुछ अचार की बर्नियां यूज कर लो मैं, तो बिजनेस कहेगा पैसा दे दो भाई। क्यों? क्योंकि जो तुमने पैसा लगाया था वो मुझे रिटर्न करना है, तो मुझे पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। सो दे आर कॉल्ड माई ड्रॉइंग्स। तो इसलिए हम सब चीजों को बड़े
ध्यान से रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है, तो जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही। मेरी कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, मेरी एडिशनल कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और जो पैसा मैंने निकाला वो मेरे लिए उसके लिए क्या है? बिजनेस के लिए ड्रॉइंग। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस कहेगा मुझे नहीं, मैं आपकी कैपिटल में ये अमाउंट ऐड कर रहा हूं। क्लियर? और बाकी जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो बिजनेस के नाम से ही चलती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हमने स्टार्टिंग से बात किया है कि हम अपनी अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी कि जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, हमें देखना होता है यार वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारा बहुत अच्छा डील हो रहा है, ये इससे बुरा हो रहा है, ये मैनेजर ने अच्छा काम नहीं किया, मतलब अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सिर्फ रिकॉर्डिंग उन चीजों की है जो मॉनेटरी टर्म्स में। क्लियर? सो यही प्रिंसिपल हमें यही कहता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मुझे क्या प्रेस्क्राइब कर रहा है? Transactions and events that can be measured in money are recorded। उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड करना है जो कि हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, बाकी चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट करते जाते हैं। मैनेजर बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट रिकॉर्डिंग नहीं होगी। स्ट्राइक हो गई थी भैया, प्रोडक्शन रुक गया था, उसकी वजह से लॉस भी हुआ, बट स्ट्राइक्स की कोई है रिकॉर्डिंग? कोई रिकॉर्डिंग नहीं है ना। लेकिन प्रॉफिट लॉस मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स की रिकॉर्डिंग है, जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो, उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे, बाकी को इग्नोर करते चले जाओ। क्लियर? सो ये प्रिंसिपल यही बता रहा है हमें कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स की है, वही रिकॉर्ड होती है। क्लियर? तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, तो बहुत इजी था। ओके, so the next one is accounting period principle। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना? बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज थर्ड है accounting period assumption, सॉरी प्रिंसिपल है, assumptions नहीं है। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल मुझे क्या बताता है? This is the interval of time। एक मिनट को थोड़ा और डिफाइन को अच्छे से बताते हैं। Actually, it prescribes that life of the business is
broken into smaller periods of 12 months. Actually basically क्या होता है accounting period? It prescribed that the life of the business is broken into the smaller period of 12 months. भैया बिजनेस शुरू कर दिया, अकाउंटिंग कर रहे हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये तो जानना चाहेंगे ना कैसा चल रहा है, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, कितना प्रॉफिट है, और मैं ही नहीं जो और यूजर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं और मोस्ट प्रोबेबली यूजुअली ये टाइम पीरियड होता है 12 महीने का, यानी कि 1 साल के बाद हम अपने यूजर्स को, मुझे भी, वो अकाउंट्स बना के ये बताते हैं कि कंपनी कहाँ पे सिचुएट कर रही है, अभी कहाँ पे लाई कर रही है। दैट मीन्स कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कैश कैसा है, इतना इनफ्लो आउटफ्लो। तो यही जो पीरियड होता है, मतलब कि कितने टाइम इंटरवल के बाद, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड। और बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसको हमने, एक फाइनेंशियल पीरियड होता है हमारा और एक होता है कैलेंडर ईयर। अब फाइनेंशियल पीरियड होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जबकि कैलेंडर ईयर तो सबको ही पता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बच्चा हमारा इंडिया में जो फॉलो होता है वो फाइनेंशियल पीरियड फॉलो होता है विच इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, इवन आपके स्कूल्स का भी जो होता है पीरियड वो यही होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड वो टाइम है, वो जो कि बिजनेस की लाइफ को वो कर रहा है, क्योंकि बिजनेस तो चलता रहता है, बहुत सालों तक चलेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद मुझे ये पता लगाना है कितना, कहाँ, कैसा सिचुएट कर रहा है, तो वो मुझे एक अकाउंट्स बना के ही पता चलेगा। और अकाउंट्स हम यूजुअली 12 महीने के बाद क्रिएट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा नहीं है कि हम लोग 12 महीने के बाद ही बनाते हैं, यूजुअली हम लोग ये बनाते हैं, ये प्रिंसिपल यही बताता है कि हम मोस्टली, ठीक है, 12 मंथ्स का टाइम लेते हैं। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस है जो कि ये जानना चाहता है कि हाँ भाई 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ के बाद, तो वो भी कर सकता है, ठीक है, बट मोस्टली जो टाइम पीरियड होता है वो 12 मंथ्स का होता है। और अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि 12 महीने के बाद हम देते क्या हैं, हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब वही इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, और हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, सो अकाउंटिंग पीरियड के बाद हम लोग ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जो बेसिकली सबकी नीड है, यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सबको चाहिए, तो सबको एक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिल जाती है टाइम पीरियड के बाद, विच इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग पीरियड। तो ये प्रिंसिपल हमें यही प्रिस्क्राइब करता है। क्लियर? अब आते हैं आपकी नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चा हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, फुल डिस्क्लोजर, यानी कि कुछ भी हाइड मत करो, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, सब कुछ बता दो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी के साथ लॉसेस होते हैं, ऐसा होता है कि जितनी मैंने प्रोडक्शन किया था लास्ट ईयर, जितनी सेल हुई थी उतनी सेल इस साल नहीं हुई, कोई रीजन हो सकता है, तो वो सब कुछ आप अपने यूजर्स के साथ डिस्क्लोज करो। मतलब यूजर्स को हमें वैसे नहीं रखना है कि हाँ भाई भ्रम में रखें, कि धोखे में रखें, हमें सब कुछ क्लियरली बता के चलना है कि भैया शेयर के प्राइस इस साल इसलिए डाउन हो गए क्योंकि ये रीजन था, है ना। अगले साल हम लोग कर लेंगे, है ना, अगले साल हम लोग फिर से उसी रीच पे पहुंच जाएंगे और हम अपना पूरा प्लानिंग कर रहे हैं,
ये प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हम उस प्लान को करते हुए अपने टारगेट को अचीव भी कर लेंगे। तो मतलब कुछ भी हाइड नहीं करना है, सब कुछ डिस्क्लोज करना है। सो यही प्रिंसिपल हमें यही बता, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। So this principle prescribed that disclosure be made of all significant informations, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है सबको बताओ, एंड those item which are material, मटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट है। तो हमें वो सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है जो कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन हमें लगता है हमारे यूजर्स को मिलनी चाहिए, एंड दोज आइटम विच आर मटेरियल, दैट मीन्स जो चीज़ों के बारे में हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो हमें अपने यूजर्स तक पहुंचाना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल हमें यही स्टेट करता है। सो दिस इज योर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मैंने जैसे एग्जाम्पल भी बताया कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो, रीजन फॉर लो टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है आपका सेल। तो अगर किसी साल सेल कम हुई है तो क्या रीजन था सेल कम होने का, ये रीजन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने यूजर्स के साथ, ताकि अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है हमारे से रिलेटेड तो वो ले सके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, और आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है मटेरियलिटी। Fifth one is your materiality. मटेरियलिटी मीन्स वही बताया बच्चा, जैसे मटेरियल मतलब कि इम्पोर्टेंट, जो चीज इम्पोर्टेंट है वो लोगों तक पहुंचाओ, अपने यूजर्स तक पहुंचाओ, उसको हाइड नहीं रखना है। तो ये प्रिंसिपल भी हमें उसी चीज के बारे में बताता है। सो इट प्रिस्क्राइब्स that an item or disclosure is material if it may influence the decision of the user. अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे यूजर्स को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कर सकती है, मतलब उनके डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसे हाइड नहीं करना है, हमें उसे बताना है। अब कोई चीज हमें कैसे पता चलेगा कि मटेरियल है या नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि मेरे मतलब एक नॉर्मल जो बच्चा स्कूल में पैसे लेके गया है,
अगर उसका 100 का नोट खो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सेविंग से लेके गया था या उसने बचाया था, जैसे भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके 100 रुपीज खो जाते हैं, तो उसके लिए वो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो यानी कि एक ही चीज किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख सकती है और वही अमाउंट किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रख सकती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोगों का बिजनेस है, मान लो स्टेशनरी का था या बुक्स का था, ठीक है। मेरे रजिस्टर्स थे और रजिस्टर्स, पानी आई, बारिश आया, जिसकी वजह से मेरे रजिस्टर्स, कम से कम 100 रजिस्टर्स जो थे वो खराब हो गए, पानी में गीले हो गए, बिल्कुल वेस्ट हो गए। तो यानी कि अगर मैं एक कॉमन बिजनेसमैन हूँ तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मान लो मेरा एक रजिस्टर 70 रुपीज का भी था, तो यानी कि मेरे लिए 7,000 का लॉस हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं बड़ी कंपनीज के जिनका काम ही यही है नोटबुक्स पब्लिश करना, ये सब करना, तो अगर उनके लिए ये लॉस हो जाता है, यानी कि 100 रजिस्टर हैं भैया खराब हो गए, तो उनके लिए वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखेगी। क्लियर? आपको पता होगा जो स्टेशनरी की मेन मेन चीजें हैं, कैमलिन है आई थिंक, है ना, बहुत सारे रजिस्टर्स वगैरह इसमें स्टेशनरी बनाते हैं। तो अगर उन्हें इस चीज का लॉस हो जाता है तो उनके लिए वो चीज मटेरियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मेन काम ही यही है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है उनका, तो ये छोटा सा लॉस उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन देना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं एक कॉमन बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ तो उसके लिए ये चीज मटेरियल हो सकती है। क्लियर? सो इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, कंपनीज टू कंपनीज, कि हमारे लिए कौन सी चीज मटेरियल है। तो अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं ये चीज मटेरियल है, ये चीज इंपॉर्टेंट है और हमें अपने यूजर्स को बतानी चाहिए, तो वो हमें अपने यूजर्स तक पहुंचानी है। ये प्रिंसिपल मुझे ये प्रिस्क्राइब करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। दिस इज योर 6th वन। ये मुझे क्या बता रहा है? इट स्टेट दैट, हमारी मेन प्रोवर्ब है जो कि ये बेसिकली उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड for all possible losses। आते हैं बच्चों, एक्सप्लेन करते हैं क्या है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म स्टेट दैट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसके लिए कुछ मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। लेकिन अगर मुझे लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, कोई खर्चा आने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही जोड़ना शुरू कर दो। क्लियर? लाइक जैसे मेरा बर्थडे आने वाला है, जैसे आपका बर्थडे आने वाला है, तो आपको कोई गिफ्ट मिलेगा मम्मा से, पापा से, फ्रेंड से, तो आप कुछ नहीं सोचोगे, आप उसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, कोई सेविंग नहीं करोगे, यार जब आएगा तब देखूंगा, है ना। लेकिन आपको पता है आपका घर में किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी फ्रेंड का आने वाला है, तो आप अपनी पॉकेट से थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू कर दोगे, है ना। यानी कि आपको पता है कि फ्यूचर में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई खर्चा आने वाला है, तो मैं उसके लिए पहले से ही कोई प्रोविजन करना शुरू कर देता हूँ। तो सेम हम अगर बिजनेस की बात करें तो वो भी यही काम करते हैं बच्चा। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। वो कहते हैं अगर मुझे पता है फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो जब वो प्रॉफिट हो जाएगा तब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अगर मुझे पता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, अब लॉस कैसा मान, अब हमें कैसे पता चलेगा लॉस होने वाला है?
बच्चों जो हम गुड्स उधार बेचते हैं यानी कि जो हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स। तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यार उधार तो दे दिया, देना भी था क्योंकि कई टाइम तक तो अमाउंट दे रहा था और हमें थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे शक है उनमें से एक पर्सन पे कि यार ये पैसा वापस नहीं आने वाला है ना। तो मैं क्या, अगर वो पैसा वापस नहीं आएगा तो यानी कि वो मेरा पैसा क्या होगा, बैड डेट्स हो जाएगा। तो अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरा कोई बैड डेट्स होने वाला है, कोई निकम्मा है जो मुझे पैसा नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके लिए पहले ही प्रोविजन करना शुरू कर दूंगी, है ना। तो प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, क्योंकि वो डाउटफुल है, अभी अभी पता नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैंने पहले से ही अमाउंट थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू कर दिया ताकि बाय चांस ऐसा हो जाए कि ये लॉस हो जाए तो मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि हाँ ये अमाउंट मैंने पहले से इसके नाम से सेव करके रखा हुआ था। सेम पूरा पैसा नहीं दे रहा, कह रहा है कि भाई कोई डिस्काउंट विस्काउंट दे दो, तो हम वो भी दे पाए। सो डिस्काउंट ऑन डेटर्स यानी कि प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो वो पैसा भी हम पहले से ही जोड़ के रख लेते हैं। सो ये इस टाइप के मेरे लॉसेस हो सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्टॉक की, यानी कि जो गुड्स मेरे अनसोल्ड रह जाते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं उनका वैल्यूएशन कितने में करूं। मान लो मैंने जो भी अपनी अचार की बरनी बनाई थी उसका मेरा जो कॉस्ट आ रहा है वो 80 रुपीज का है, सीपी उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन जो मैंने उसका सेलिंग प्राइस फिक्स किया हुआ है वो 110 रुपीज फिक्स किया हुआ है। तो अब मैं जब रिकॉर्डिंग करूंगी तो मैं किस पे रिकॉर्डिंग करूंगी, मैं रिकॉर्डिंग करूंगी बच्चा जो प्राइस कम है यानी कि 80 रुपीज पे। तो ये क्या हो गया कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा, अगर 110 में सोल्ड हो जाएगा तो इट वुड बी ओके, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो कॉस्ट में तो मैं बेचूंगी ही ना। तो इसलिए मैं प्रॉफिट की एंट्री नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, कुछ एंटिसिपेशन करना है, तो उसके हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग जरूर करके चलूंगी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बच्चा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट वैल्यू कुछ और चल रहा होता है, हमने खरीदा क्या था, मतलब बहुत सारे चेंजमेंट ऐसे भी होते हैं। लाइक कोई चीज हम खरीद के लेके आए लेकिन फैशन में चेंज आ गया, जैसे फोन्स का ही होता है। समटाइम आप लोग फोन लेके आते हो यार नया नया है, बड़ा बढ़िया है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसका नया कुछ आ जाता है वर्जन, फिर आप कहते हो अरे ये तो इसमें आ गया। तो यानी कि फैशन, टेक्नोलॉजी, आईटी में जो चेंजमेंट की वजह से हमारी मार्केट वैल्यू, जो प्राइजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमने खरीदा होता है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी बेसिक कॉस्ट होती है यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। So next one is your cost concept or historical cost principle. I think ये 7th है। Cost concept और historical cost principle। अब ये मुझे क्या बताता है, describes that transactions are recorded at the price paid to acquire it। acquire मतलब होता है खरीदने के लिए, and it systematically reduce by charging depreciation।
कॉस्ट कंसेप्ट मुझे क्या बता रहा है? कॉस्ट कंसेप्ट मुझे यही बता रहा है कि कोई भी एसेट्स जितने में मैंने खरीदी थी वही मेरी हिस्टोरिकल वैल्यू थी, और मैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को, मतलब एसेट्स की थी, लायबिलिटीज की थी, मैं उन्हीं प्राइजेस पर रिकॉर्ड करूंगी प्राइस पेड टू एक्वायर इट, जितना मैंने उसको खरीदने के लिए पेमेंट किया था। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने मशीनरी खरीदी थी मैंने 10 लाख की, ठीक। तो जितने में मैंने उसे एक्वायर किया था मैं अपना वही प्राइस दिखाऊंगी एंड सिस्टमेटिकली रिड्यूस बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और ऐसा नहीं है कि मैं हर साल वही दिखाती रहूंगी, नहीं, डेप्रिसिएशन आता है तो मैं डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतना साल तो नहीं चल पाएगी, वैल्यू तो रिड्यूस करनी पड़ेगी। सो जो भी प्रोसीजर है पर्टिकुलर, मैं उसी को फॉलो करते हुए ही अपनी एसेट्स की वैल्यू को शो करते जाऊंगी। लाइक मैंने कहा कि मेरा डेप्रिसिएशन 1 लाख है, 9 लाख आ गया, फिर उसके बाद फिर से हमने 1 लाख लगाया, फिर आ गया। तो दैट मीन्स हम अपनी जो भी अमाउंट है, जो भी मेरी एसेट थी, ट्रांजेक्शन थी मशीनरी खरीदने की, तो उसको मैं किस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रही हूँ? उस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रही हूँ जितना मैंने उसके लिए प्राइस पे किया था उसको खरीदने के लिए, और जो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है वो डिडक्ट करके उसका वैल्यू दिखाऊं। क्लियर? सो हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हमें मार्केट वैल्यू का जजमेंट नहीं लेना है। मुझे नहीं पता मेरी मशीनरी की वैल्यू डाउन हो गई है, ऐसा भी हो सकता है मेरी मशीनरी की वैल्यू बहुत और हाई जा रही है, मेरी मशीनरीज को लोग पसंद कर रहे हैं, इवन कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा और ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, तो अगर कोई अपनी मशीनरी बेचना चाहता है तो मैं 1 लाख एक्स्ट्रा दूंगा, है ना, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी बुक्स में, अपनी बैलेंस शीट में वही वैल्यू रिकॉर्ड करूंगी जितने में मैंने उसको खरीदा था, और जितना मेरे हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन जो मैं लगा रही हूं उतना लगना चाहिए। क्लियर? तो यही हमारा कॉस्ट कंसेप्ट है। ओके, सो नेक्स्ट पे आ जाएं आप। नेक्स्ट वन इज योर्स मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग नाम से पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि हमें कुछ मैच करते हुए चलना है। अब क्या मैच करना है भाई? अकाउंट्स में भी क्या मैच करना है? ईवीएस में तो करते ही थे, मैच द फॉलोइंग। अब क्या मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? 8 मैचिंग प्रिंसिपल मुझे प्रिस्क्राइब कर रहा है that expenses incurred to earn the revenue should be recognized as expenses in the year revenue is recognized. क्या बता रहा है अभी मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल ये प्रिस्क्राइब कर रहा है दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो खर्चे मैंने किए हैं टू अर्न द रेवेन्यू, कमाई के लिए, टू रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, मतलब उसी साल के उतने ही लो, मैच करो। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं क्या बताना चाह रहा है। मान लो मैंने बना ली अपनी अचार की बर्नियां, वही ले लेते हैं अपना, ठीक है। मैंने रेट रखा था 110, है ना, पर बर्नी का, और मान लो मैंने प्रोड्यूस कर दिया 100 ही ले लेते हैं, 100 अचार की अपनी बर्नियां बना ली मैंने।
तो यानी कि अगर मैंने कोई चीज की है तो उसका कॉस्ट कितना आ जाएगा 11,000। ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, इसमें से मेरी 60 बर्नियां जो है ये मेरा परचेज प्राइस है। दैट मीन्स जब मैंने, एक मिनट, थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो रहा है, $110 नहीं, एक्चुअली मैंने जितना इसके ऊपर खर्चा किया था मुझे वो शो करना है। दैट मीन्स जितना मेरा कॉस्ट आया, या मान लो अगर मैं खुद भी नहीं बना रही हूँ, मैं कहीं और से खरीद के लेके आती हूँ फिर मैं बेच देती हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मुझे वो बनी एक पड़ती है 80 रुपीज की, एक जो मेरा अचार का कंटेनर है वो मुझे 80 रुपीज का पड़ता है। तो यानी कि मेरा खर्चा है 8,000 का। ठीक, मतलब मैंने ये 8,000 का खर्चा कर लिया। अब मैंने क्या किया, उसमें से 60 जो थी मेरी सोल्ड हो गई, और ज्यादा में सोल्ड नहीं हुई है, मान लो या तो 90 में मेरी सोल्ड हो गई। तो मुझे कितना हुआ 5400 मुझे रिसीव हुआ। क्लियर। तो अगर मैंने 8,000 खर्चा किया था और जो मेरी सेल हुई है वो 5400 की हुई है, तो यार ये तो नुकसान ही हो गया मुझे। मतलब 8,000 मैंने खर्च कर दी और मिले कितने अभी भी 5,400। अरे ये तो गड़बड़ हो रही है, लॉस हो रहा है, ऐसा कैसे? क्योंकि बेचा तो 90 में था, बेचा तो 10 रुपए एक्स्ट्रा में था, फिर भी वो है। एग्जैक्टली सही पकड़े हो। मैंने कितनी सोल्ड की है 60 सोल्ड की है ना। यानी कि ये जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कितनी है टोटल 100 बॉटल्स थी, और यहाँ पे कितनी बॉटल्स है मेरी 60 बॉटल्स है। यानी कि अनसोल्ड गुड्स तो है ना, अभी क्लोजिंग स्टॉक तो है 40 बॉटल्स का, तो 40 बॉटल्स को भी दोबारा बेचूंगी फिर से पैसा आएगा, यानी कि पैसा आ रहा है इंटरवल्स में। तो यही कहलाता है बच्चा मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब मुझे मैच करते हुए चलना है, कि ये नहीं कि सीधा अमाउंट देखा कि भैया 8,000 चले गए थे, इतने आ गए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, नहीं। गुड्स भी तो देखो, कितने गुड्स खरीदे थे, कितने गुड्स बेचे हैं। तो अगर मैं एग्जैक्ट हिसाब लगाऊंगी, तो अगर उन चीजों को मतलब 60 बॉटल का ही प्रॉफिट निकालना चाहूंगी, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि जब मैंने 80 रुपीज के हिसाब से बॉटल्स को खरीदा था, तो यानी कि मेरी कॉस्ट कितनी आई थी 4,800, है ना। और जब मैंने उन्हें सेल किया है, तो मैंने सेल कितने में किया है 90 में, दैट मीन्स 5,400 में। तो ये अमाउंट पहले लिखना है, ठीक है। नेगेटिव को छोड़ दो, क्योंकि सेल मतलब पॉजिटिव और परचेज मतलब मैंने पेमेंट किया था, इसलिए नेगेटिव अमाउंट है। तो दैट मीन्स जो इनका डिफरेंस है वही मेरा प्रॉफिट है। क्लियर। तो यानी कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 600 का मुझे प्रॉफिट हुआ, है ना। तो रोने की बात नहीं है कि लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल मैं इग्नोर कर रही थी, मैं मैच ही नहीं कर रही थी यार, कितने गुड्स थे, कितने सोल्ड हो गए, कैलकुलेशन तो ठीक है ना। 5,000, हाँ ठीक है, ठीक है, 600 का ही प्रॉफिट हुआ है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या प्रेस्क्राइब करता है, दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड, जितना खर्चा आपने किया है ना, टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज द एक्सपेंसेस इन द ईयर। तो उसको भैया अपनी रेवेन्यू के साथ जरा अच्छे से मैच कर लेना, कि मतलब जितना मैंने सोल्ड किया, जितना मैंने, वही बॉटल्स कितने में मैंने खरीदी थी, कितने में मैंने सेल। क्लियर। तो यही मुझे बताता है मेरा मैचिंग प्रिंसिपल। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल के बाद है हमारा बच्चा ड्यूल एक्सेप्ट, यानी कि डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी, डबल टाइम एंट्री करनी है। डबल टाइम मतलब हम परेशान हो जाएंगे यार, दो बार एंट्री करते रहेंगे। लेकिन बच्चा जरूरी है, अकाउंट्स में हम लोग ना बड़ा बारीकी से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक जगह बस लिखते चले गए, आ गया आ गया आ गया और चला गया चला गया चला गया। हमें पूरा अपना अकाउंट ध्यान से करना पड़ता है क्रिएट, कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई दिखा दिया खर्चा हमारे ऑडिटर ने और हमारा ही पैसा लेके भाग गया कि भी एक्सपेंसेस हुए थे। तो इसलिए इन फ्रॉड से, इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारा अकाउंट्स जो है वो किस कंसेप्ट को, किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ड्यूअल एस्पेक्ट और डुअलिटी। प्रिंसिपल
अब ये जो डुअलिटी प्रिंसिपल है ये मुझे क्या बताता है भैया, ये मुझे प्रिस्क्राइब करता है that every transaction entered into has two aspects. One is your debit and the other is your credit. Of equal amount. बच्चा आपकी जो बुक है उसमें भी लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री मतलब यही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम आगे जो चैप्टर्स करेंगे, जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, वो हमारा किस प्रिंसिपल पे बेस होगा? डुअलिटी, यानी कि ड्यूल एक्सेप्ट, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी हमें उससे दो तरफ देखना है, उसके दो एस्पेक्ट्स देखने हैं कि कहाँ और कहाँ फर्क पड़ रहा है। एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में ही जैसे हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं, तो अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करती हूँ तो कैपिटल लेके आती हूँ, है ना। सो मधु हैज स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, क्लियर। तो अगर मैं बिजनेस लेके आई तो दो जगह फर्क पड़ेगा। कहाँ कहाँ भैया? एक तो कैश आ गया, है ना, ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, बिजनेस, और क्लियर हो जाएगा लिखने के बाद, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा? सबसे पहला तो कैश आ गया क्योंकि कैश से बिजनेस शुरू किया, है ना। अब दूसरी जगह कहाँ पे फर्क पड़ा? दूसरी जगह फर्क पड़ा बच्चा कैपिटल पे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। तो बिजनेस क्या कहेगा? रिकॉर्डिंग तो मेरे अंदर हो रही है ना, मेरे रजिस्टर्स में रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके में नहीं हो रही। तो मेरे लिए क्या बढ़ गई? कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस के हिसाब से कैश भी बढ़ गया और बिजनेस के हिसाब से कैपिटल भी बढ़ गई। क्लियर? तो जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो हमने लिखा हुआ है कि वन इज डेबिट साइड एंड द अदर इज द क्रेडिट साइड। तो अभी हम आगे पूरे एक चैप्टर करने वाले हैं इस पे बेस कि क्या डेबिट, क्या क्रेडिट, रिकॉर्डिंग कैसे, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ नहीं रहे, हम उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिकॉर्डिंग भी करना सीखेंगे बच्चा। ठीक है? तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डीआर से डिनोट कर देते हैं डेबिट को, और टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम इसको टू करके लिख रहे हैं, दैट मीन्स जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। लाइक मान लो मैंने 1 लाख से बिजनेस शुरू किया, तो 1 लाख यानी कि सेम अमाउंट डेबिट साइड भी जाएगा और सेम अमाउंट क्रेडिट साइड भी जाएगा। क्लियर? सो दोबारा रीड करते हैं। ड्यूल एक्सेप्ट क्या कहता है? प्रिस्क्राइब दैट एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू, लाइक ये ट्रांजेक्शन थी मेरी, हैज टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स है, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। तो मैंने कहा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, ठीक है, और मैंने ही बिजनेस मतलब कि क्योंकि लिखना पड़ेगा ऑनर हैज स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, क्योंकि ऑनर का पैसा है तो ही वो कैपिटल है, किसी और का है तो कैपिटल नहीं है, लोन भी हो सकता है ना। तो अगर ऑनर ने बिजनेस शुरू किया है कैश के साथ तो कैसे रिकॉर्डिंग होगी? कैश अकाउंट डेबिट, तो एक एक्सपेक्ट डेबिट हो गया, टू कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या हो गया? क्रेडिट। क्लियर? और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जब हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो मोस्टली हमारे अकाउंट टी शेप में होते हैं। सो वन इज योर डेबिट साइड एंड अदर इज योर क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? दो एस्पेक्ट्स हैं, दो साइड्स हैं हमारी। या तो इसलिए कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो दो जगह फर्क पड़ता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक मान लो मैंने कहा कि मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है। सो मशीनरी परचेज, अब मैंने मशीनरी परचेज की है कैश में, मशीनरी परचेज इन कैश, कैश देके पेमेंट कर रहा है। मान लो 70,000 की मेरे पास मशीनरी और कैश है मेरे पास 1 लाख रुपए का, है ना। तो मैं क्या एंट्री करूंगी?
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब मशीनरी डेबिट हो गई है और कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो यानी कि डबल साइड एंट्री हो रही है, तो कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। टोटल चेक कर सकते हैं, भैया ये पैसा, ये चीज आई थी तो उसका पैसा यहाँ चला गया, मतलब कैश चला गया। तो क्या रीजन था, कहाँ गया कैश, मशीनरी के लिए गया, है ना। तो यानी कि प्रॉपर सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, ताकि हमारे लिए कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम भी ना हो। कंपेयर करना है, किसी अकाउंट का बैलेंसेस वगैरह निकालना है, सारा काम फेयर। क्लियर। अभी हम आगे करते जाएंगे चैप्टर, तो और ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी बच्चा। नेक्स्ट वन इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब हमारा सेल, हमारी इनकम है ना, जो सेल होती है वही हमारा, सेल की वजह से जो कैश आ रहा है रेवेन्यू हो गया हमारा। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है, दिस इज आई थिंक 10th वन। अच्छा, अब हमारा ये प्रिंसिपल नहीं है, दिस इज योर कंसेप्ट, है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये हमें बच्चा प्रिस्क्राइब करता है that revenue be recognized, revenue be recognized when the right to receive it is established. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है बच्चा कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, किसी भी रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन द राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश्ड, जब हमें उसका राइट मिल जाएगा कि हाँ ये काम हो चुका है, अब हमें पैसा मिलना चाहिए, तो वही मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा। लाइक जैसे अगर मैंने क्रेडिट सेल किया, ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि ऑर्डर आया था किसी और डेट को, हमने डिलीवरी की किसी और डेट को, पेमेंट मिली मुझे किसी और डेट को, तो डिलीवरी की डेट का तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। 10 फरवरी को मैंने सेल कर दिया था और 15 फरवरी को मुझे उसका कैश मिल गया था, है ना। तो मैं अपनी रेवेन्यू कब मानूंगी, किस डेट पे मानूंगी, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस डेट पे सेल हो जाता है, यानी कि हमें ये हक मिल जाता है कि यार पैसा तो आना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको गुड्स दे दी है, मैंने आपको सर्विसेज दे दी है। तो जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं और जब ये कंसिडर हो चुका है कि हाँ अब अमाउंट मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये राइट मिल गया है टू रिसीव इट, है ना, तभी मुझे ये हो जाएगा, मैं उसी डेट पे ही अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करूंगी। लाइक अगर मैं इसी की नहीं, मैं सर्विसेज की बात करूं, तो सर्विसेज में भी जैसे हम किराए के घर में रह रहे हैं, भैया 1 महीना पूरा हो गया है, ठीक है, अब मुझे रेंट मिल जाना चाहिए, तो यानी कि जिस डेट पे कंप्लीट हो गया है उस डेट पे मेरे पास राइट आ गया है। तो अगर वो कैश नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग, कि हाँ अभी बकाया है मिलना, अभी मिला नहीं है बट ड्यू है ना। लेकिन मेरी तरफ से तो काम हो गया ना, मेरा तो राइट क्रिएट हो चुका है उस डेट पे कि अब मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो जिस डेट पे गुड्स हमारे एक्सचेंज हो गए हैं तो उसी पे हमारा रेवेन्यू भी वो हो जाता है एस्टैब्लिश कि हाँ अब मुझे पैसा मिलना चाहिए। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है, प्रिस्क्राइब दैट रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू यानी कि मेरी जो सेल है, मेरी जो इनकम है, वो कब मैं रिकॉग्नाइज करूंगी, व्हेन द राइट टू रिसीव इट एस्टैब्लिश, जब मुझे उसका राइट मिल जाएगा कि हाँ मुझे ये पैसा मिलना चाहिए। तो हमारे हिसाब से क्या होगी वो डेट, 10 फरवरी, क्योंकि इस डेट पे मुझे राइट मिल गया,
Clear? Okay. Now the last one is your verifiable objective concept. लास्ट का नाम आते ही चेहरे पे खुशी आ जाती है. This is the very easiest one, beta. Verifiable objective. Verifiable objective concept. ये भी हमारा कंसेप्ट है. अब ये हमें क्या बताता है, क्या प्रिस्क्राइब करता है? Prescribes that transactions be recorded on the basis of the evidence. कि चीजों को हम कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके एविडेंस के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. लाइक जब भी कोई चीज खरीद के लेके आते हो तो आपको क्या मिलती है? रिसिप्ट्स मिलती है ना. सेल्स करते हैं तो हम सेल्स बिल देंगे लोगों को, तो हम उसी के बिहाफ पे ही अपनी चीजों को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. सो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है हमें? दैट ट्रांजेक्शन्स बी रिकॉर्डेड. तब रिकॉर्ड करना ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, जब हमारे पास उसका एविडेंस है. अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ाई था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. लेकिन जब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और उसने बोला कि भैया ये हुआ है और रिकॉर्ड कर दो. हम रिकॉर्ड कर देंगे कि क्या? नहीं. हम कहेंगे लाओ सबूत तो दिखाओ, कोई वो तो दिखाओ, रिसिप्ट तो दिखाओ, तभी तो रिकॉर्ड करेंगे. क्या डेट, किससे डील किया, कितना अमाउंट. तो हमें कोई भी चीज रिकॉर्ड करने के लिए जब उसके एविडेंस की जरूरत है तभी वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड. क्लियर? तो वो एविडेंस कौन से हो सकते हैं? कैश मेमो हो सकता है, सेल्स बिल हो सकता है ना. इसके अलावा और भी कोई चीज हो सकती है. तो जो भी ये प्रूफ कर रहा है कि ट्रांजेक्शन्स हुई है, वेदर द परचेज, वेदर द सेल, तो वो चीज रिकॉर्ड होगी उसकी एविडेंस के साथ. तो इन चीजों से सारे फ्रॉड्स रुक जाएंगे, इन चीजों से सारी चीजें फेयर हो जाएंगी. तो दैट मीन्स जो भी हमारे लिए कोई कंफ्यूजन का काम होगा वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास हर एक चीज का एविडेंस है. कोई भी जो भी चीज रिकॉर्ड होती जा रही है वो प्रॉपरली डेट पे, नाम के साथ, अमाउंट के साथ, प्रॉपर एविडेंस के साथ रिकॉर्ड होगी. क्लियर बच्चा? सो दीज वर योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो आज हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सारा किया पहले कंसेप्ट एंड कंजर्वेटिज्म का, कंसेप्ट्स किया हम लोगों ने. कंसेप्ट्स में हमारे क्या थे? बेसिकली वो चीज जो हमारी शुरू से चलती आ रही है ना. फिर हम लोगों ने किया कन्वेंशंस, दैट मीन्स जो टाइमली चेंज होते गए वो हमारे कन्वेंशंस थे. और कंसेप्ट्स और कन्वेंशन दोनों मिला के ही हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? GAAP. कौन बताएगा फुल फॉर्म? G फॉर जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. यस, ठीक है ना. सो ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में. तो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइंस ही हैं, वही रूल्स हैं जो कि अकाउंटिंग करते समय हम उनको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है? हम क्यों कह रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड? क्योंकि यूनिवर्सली है, सारे यूनिवर्स में, हर जगह, यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी एप्लीकेबल्स हैं. और क्यों है? क्या जरूरत थी? कंपैरिजन हो जाता है ना. रिलायबल है, रेलिवेंट है लोगों के लिए, अंडरस्टैंड हो जाते हैं चीजें आसानी से. ठीक है? कंसिस्टेंट हो जाती हैं. सो ये थी हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड, और जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के डिफाइन थी. फिर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया एजम्पशंस, जो कि बेसिक एजम्पशन 3 ही है हमारी. सबसे पहला, गोइंग कंसर्न, चलता रहेगा बिजनेस, रुकेगा नहीं. सेकेंड वन इज योर कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स जो रूल फॉलो कर रहे हैं ईयर टू ईयर, कुछ सालों तक वही करते रहो, कंपैरिजन आसान हो जाएगा भाई. और थर्ड वन हमने क्या किया था? एक्यूरल. एक्यूरल में क्या किया था? बताओ. एक्यूरल में क्या किया था? चीजों को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. किस हिसाब से? जब
एंटर्ड होंगी तभी जब हम अपनी चीजों को एक्सचेंज कर देते हैं। सेम जैसे अभी हमने रेवेन्यू में देखा था कि जब चीजें एक्सचेंज हो गई तभी रिकॉर्ड कर दो, है ना। हमें ये नहीं देखना है कि कैश कब मिला है। क्लियर। एजम्पशंस के बाद हम लोगों ने किया प्रिंसिपल्स में हमने पूरे 11 किए यार, कंसेप्ट थे सारा, दे ऑल वेरीफेबल। तो एक बार अच्छे से रीड कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम लगे कमेंट बॉक्स में डाल देना। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं रिपीट कर दूंगी आपके लिए। सो थैंक यू क्लास। ध्यान से पढ़िए, जो भी कंसेप्ट मिल रहे हैं, जो भी नोट्स मिल रहे हैं, उनको प्लीज ध्यान से देखिए बेटा। बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना अगर हम टाइमली ऐसे ही चलते रहे तो। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।